जमशेदपुर से जहां जमशेदपुर में एमजीएम के 2 मरीज की मौत हुई है। इलाज के अभाव में 2 मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने एमजीएम पर आरोप लगाया है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। डीसी के निर्देश पर हालांकि जांच टीम का गठन कर दिया गया है। एमजीएम के 8 डॉक्टरों को शो कॉज भेजा गया है। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में इलाज के अभाव में 2 मरीज की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया गया है। एमजीएम पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर अब जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। एमजीएम अस्पताल के 8 डॉक्टरों को शो कॉज किया गया है। 6 सर्जन इसमें हैं और साथ साथ 2 शिशु रोग विभाग के डॉक्टर हैं जिनसे जवाब मांगा गया है। एमजीएम थाना क्षेत्र के एमजीएम अस्पताल का ये मामला है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, घोर लापरवाही इसे कहा जाएगा। 2 मरीजों की मौत हुई है, 8 डॉक्टरों को शो कॉज किया गया है। जी सही कहा आपने, क्योंकि कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल का ये तस्वीर हमेशा देखने को मिलता है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और इसी दौरान बता दूं कि कल फिर 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें एक विक्की सिंह जो मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला था, 34 वर्षीय, उसकी अचानक से छाती में दर्द उठता है और उसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया जाता है, मगर वो ऑटो पर ही लगभग 40 मिनट तड़पता रहता है। स्ट्रेचर वहां नहीं उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद उसके परिजनों द्वारा कैसे भी करके उसे गोद में लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां इमरजेंसी वार्ड में नर्स को और डॉक्टरों को बोलने के बावजूद भी वो देखने टाइम पर नहीं आती है। जिस तरह परिजनों का आरोप है कि जब एक तरफ तो स्ट्रेचर नहीं मिला, दूसरी तरफ जब अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए तो वहां डॉक्टर और नर्स उसे समय पे नहीं देखा गया और उसके बाद उसकी तड़पने से मौत हो गई, जिस तरह परिजनों का कहना है। वहीं उसके बाद जब परिजन उसके शौक पर एक चादर की मांग की कि चादर डाल दीजिए शव पर, तो चादर नहीं दिया गया। उन्हें 3 से 4 मिनट तक ये ब्लॉक वो ब्लॉक में दौड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही, बड़ी लापरवाही है। हालांकि 2 लोगों की मौत हुई है, एक मानगो के निवासी है और दूसरा जो है सिद्धगुड़ा के निवासी है। आपको बता दूं कि 2 महीने पहले भी 3 से 4 लोगों की मौत इसी तरह घटनाएं घटी थी, जिसमें लापरवाही का आरोप लगा था, मगर उसमें भी जांच रिपोर्ट की एक आश्वासन देकर मामले को शांत कर दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त काफी गंभीर है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि डीसी के निर्देश के बाद जो एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक है, उन्होंने 8 डॉक्टर को शोकॉज किया है और जवाब मांगा है कि क्या कुछ लापरवाही हुई है। मगर अब देखना यह कि जिस तरह मरीजों का सिलसिला, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी तरह लापरवाही के आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ जांच के नाम पर जो है वो खाना पूर्ति होती है और उसके बाद जस का तस इसी तरह स्थिति हो जाती है। कोल्हान का ये सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल है, जहां सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला ही नहीं, सरायकेला, चाईबासा और उड़ीसा, बंगाल से भी मरीज यहाँ पहुंचते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। कि सिर्फ दावे है, दावे नहीं, और अस्पताल में जो हकीकत है वो खोखले साबित हो रहा है। अब देखना यह कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो एमजीएम अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही, 2 मरीजों की मौत। हालांकि डीसी ने इस मामले में कार्रवाई के जरूर आश्वासन दिए हैं। डॉक्टरों को शो कॉज भेजा गया है। रात में इनका चेस्ट में अचानक पेन किया था, तो कल मॉर्निंग में चेस्ट में पेन था, तो मेडिकल से जो है दवाई लाके खा लिए थे। पहले तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स था, जीवित थे। तो फिर उनको हम जब लेके इधर जब आए तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एमजीएम लेके आए तो एमजीएम में कोई व्यवस्था ही बहुत खराब व्यवस्था है। क्या है बोले, कितना बजे लगा यहाँ पे? 12:30 बजे वहां से निकले थे, तो हम लोग 15 मिनट 10-15 मिनट पहुंच गए थे मानगो से। तो उसके बाद जैसे कि टेम्पो से जैसे उतरे, कोई स्टेशन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बहुत ही खराब व्यवस्था। चलिए अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में खड़ी 2 गाड़ियों में फैल गई, जिसके बाद देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय कर्मचारियों और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीषण आग लगी और वर्कशॉप में खड़ी 2 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 गाड़ियों में आग लगने से हालांकि वहां पर हड़कंप मच गया।
पोकर इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां कर्माटाट के थातरडीह में फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी को लेकर तनाव है। बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित होकर युवक के घर पहुंच गए और मकान को घेर लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्माटाट थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने की भी सूचना है। पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ युवक के घर को नुकसान पहुंचाया जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि इन घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, ये क्या मामला है, किस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और इसके बाद ये हंगामा हुआ है? जी फेसबुक पर जो है कल जो भूदेव कुमार नामक युवक द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी को लेकर जो है थंडाडी गांव जो कर्माटाट थाना में है वहां पर तनाव उत्पन्न हो गया था। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आरोपी युवक के घर पहुंच गए थे, मकान को घेर लिया था और मकान में इस दौरान छत तोड़फोड़ करने की भी बात सामने आई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस के एक जीप जो है कर्माटाट थाना के, उसको भी जो उग्र भीड़ है उन्होंने तोड़फोड़ किया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा के एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। 3 थानों की पुलिस को बुलाई गई, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। फिलहाल कर्माटाट थाना में जो है पुलिस प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक कर दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी के घर पर लोग जमा हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर भी, गाड़ियों पर भी हमला किया गया। हालांकि अब स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। उधर रामगढ़ के बड़काकाना में 3 इंजीनियरों की मौत के बाद आखिरकार समझौता हो गया। मृतकों के परिजनों को 31 लाख रुपए का चेक दिया गया, जिसके बाद रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर जारी जाम को हटा लिया गया है। समझौते के दौरान विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में टर्मिनल विस्फोट की चपेट में आने से 3 इंजीनियरों की मौत हुई थी, जबकि एक घायल इंजीनियर का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। तो मृतकों के परिजनों को 31 लाख के मुआवजे पर बात बन गई। आपको बता दें कि देर शाम 3 इंजीनियरों की मौत के बाद परिजन सड़क जाम कर दिए थे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके बाद प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत हुई और सुलह किया गया। मुआवजे की बात पर समझौता बनी। 31 लाख के मुआवजे पर यह समझौता हुआ। बड़ी खबर रांची से है। रांची नगर निगम ने शहर में बिना नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने अलग अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच की। इस दौरान 20 संस्था बिना जरूरी अनुमति के चलते मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अनुसार रांची शहर में करीब 1364 शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। इनमें करीब 831 कोचिंग संस्थान शामिल हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध नगर निगम ट्रेड लाइसेंस पाया गया है। नगर निगम ने नोटिस पाने वाले संस्थानों को 3 दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्हें जरूरी नगर निगम अनुमति लेने और परिसर में रखी प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि 3 दिन के बाद भी अगर कोई कोचिंग संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चलता मिला तो उसे सील कर दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में छात्रों का जो सत्ता के खिलाफ जो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की धार करने को लेकर सरकार के निर्देश पर
नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कोचिंग सेंटरों के ऊपर नोटिस देकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो आंदोलन में छात्रों का समर्थन नहीं करे। लेकिन छात्र और कोचिंग सेंटर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोचिंग सेंटर अपने छात्रों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है कि अगर छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो कोचिंग संस्थान हो चाहे उन अभिभावक हो, वो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो कोचिंग अवैध रूप से चल रहे हैं, भाजपा बोले ना कि जो अवैध है उसको आप छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, ऐसा एक मांग पत्र दे दें। बाबूलाल जी तो बराबर चिट्ठी लिखते रहते हैं, एक पत्र वो भी लिख दें कि जो अवैध है उसको आप नजर आंख बंद कर लीजिए। गजब गजब हाल है भाई। अरे ये तो कानून का काम है ना, आप लीगल वे में है कि नहीं, आपका जो भी एक्टिविटी है वो लीगलाइज है कि नहीं। यह बीजेपी ने यह साबित किया है कि छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के लोगों ने हाईजैक किया। तो जब कोचिंग सेंटर के लोगों ने हाईजैक किया छात्रों के आंदोलन को, तो इसका क्या मतलब है? कोचिंग सेंटर का काम छात्रों को आंदोलन करने के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य को बनाने का है। अगर आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कोचिंग सेंटर के लोग, तो स्वाभाविक तौर पे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग्स के जो टीचर हैं वो सामने से आकर के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक जो है ना वो कहानी दिख रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना सही भी हैं कि भाई आप अगर संस्थान चला रहे हो तो कम से कम बच्चों की सेफ्टी जो है ना ज़रूरत है। चलिए, गौरव और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये महज जो कार्रवाई की गई है, नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है, ये कार्रवाई वैध है? क्या वाकई में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए है, या फिर इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? जो बीजेपी ने जो आरोप लगाया है कि छात्र आंदोलन के बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या सच्चाई है इस कार्रवाई के पीछे? देखिए, राजनीतिक चश्मे से जब अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीतिक तरीके से ही ये नोटिस दिए गए होंगे, क्योंकि इनमें से कई ऐसे भी कोचिंग संचालकों को नोटिस दिए गए हैं जो पूर्व में छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे, जिसमें एक करियर एजुकेशन वाले जो सर हैं उनका नाम आता है। लेकिन अगर ये नोटिस नगर निगम ने निर्गत किया है तो निश्चित रूप से ये कानूनी कार्रवाई के तहत है। नगर निगम ने जो ये नोटिस दिया है उसमें से स्पष्ट इन चीज़ों का जिक्र है कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेने चाहिए, और निश्चित रूप से अगर आप शहर के बीचों बीच कोई संस्थान चला रहे हैं तो आपको उसका नोटिस होना चाहिए, उसका जो कागजात है उसके वो होने चाहिए। फायर एनओसी, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा कि फायर एनओसी नहीं होने की वजह से, फायर सेफ्टी नहीं होने की वजह से कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी हुई, उसके मद्देनजर भी ये कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इनमें से कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो एक कोचिंग संस्थान डी क्यूब है, अगर उस कोचिंग संस्थान की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं हैं कि हम ये लाइसेंस लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारे पास 12 से 15 बच्चे ही हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी की क्या जरूरत होती है? फिर भी अगर कहा गया है कि लेना है तो कोचिंग संस्थान जो है वो इसे लेंगे भी। लेकिन इसकी दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राज्य में इसे लेकर सियासत तेज है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कड़ी में यह प्रयास किया गया है। हालांकि अगर हम निगम के अधिकारियों की बात करें तो निगम के अधिकारी इन बातों का जिक्र करते हैं कि कानूनी कार्रवाई के तहत ही तमाम चीजें की जा रही है, और किसी को पॉइंट आउट कर ये नहीं की जा रही, बल्कि 20 कोचिंग संचालकों को ये नोटिस दिया जाएगा और 3 दिनों का वक्त उन्हें दिया जाएगा कि 3 दिनों के अंदर अगर आप अपने कागजात को जमा कर लेते हैं तो आपके कोचिंग संस्थान फिर से आप उस तरीके से चलाएंगे, नहीं तो उसे सील भी किया जा सकता है। तमाम चीजें थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा कि नगर निगम के नोटिस के बाद कितने वक्त का उन्हें इंतजार करना पड़ता है, क्या कुछ होता है। हालांकि राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग इसे राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर जहां पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, राजनीतिक रूप से इसको देखा जा रहा है, वहीं नगर निगम की तरफ से भी क्या कुछ कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर, इस नोटिस को लेकर के, और ये भी जानना जरूरी है कि कोचिंग संस्थानों की तरफ से इस तरह क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि बीजेपी ने इसे छात्र आंदोलन से जोड़कर देखा है, इसे बताया है कि इस तरह के नोटिस छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि प्रशासन सिर्फ नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यह महज प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे सियासी कहानी भी है।
तो नोटिस मिलने के बाद लगातार अब इस तरह पर बयानबाजी शुरू है। 20 कोचिंग संस्थानों को निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है। नोटिस पर अब झारखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने इसे छात्र आंदोलन से जोड़ा है, इस कार्रवाई को। वहीं जेएमएम कांग्रेस ने इसे बीजेपी पर यह कहकर आरोप लगाया है कि यदि छात्र आंदोलन से ये कोचिंग संस्थान जुड़े हैं तो फिर ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कोचिंग संचालन करने वाले लोग भी छात्र आंदोलन, छात्र को उकसाने में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से अब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के सियासी कहानी भी कई तरह के हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छात्र हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए, कोचिंग संचालक इन बातों को मानते हैं कि अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है और अगर फायर एनओसी नहीं है तो उन्हें भी लेना चाहिए। वो इन बातों का जिक्र भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो इन बातों को भी मानते हैं कि छात्रों का आंदोलन पिछले दिनों हुआ है तो कई जो शिक्षक हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनके द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई है। और अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान को सुनेंगे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, उनका बयान है कि लगातार जिस तरीके से कोचिंग माफिया ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया है तो ये कार्रवाई बनती है। तो निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दृष्टिकोण है, या यूं कहें जो सरकार का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कोचिंग माफियाओं पर कंट्रोल, जो उनके शब्दों में है कोचिंग माफिया, हम उसे कोचिंग संचालक कहेंगे, उन पर नियंत्रण करने के लिए भी एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि अगर कहीं भी कोई भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं तो उनके पास फायर एनओसी होना चाहिए। अगर आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके लिए उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो उन्हें लेना पड़ेगा। जी गौरव, देखने वाली बात होगी कि इस नोटिस के बाद, इस कार्रवाई के बाद आगे इस पर कितनी कहानियां बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर रांची से, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद अब अगली जो खबर है वो हजारीबाग से है। हजारीबाग में कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने आज गांधी मैदान में शांति मार्च निकाला है। हाथ में गुलाब और कलम लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे और जिला परिषद चौक तक मार्च किया। खास बात यह रही कि छात्रों ने पुलिसकर्मियों को भी गुलाब और कलम देकर टकराव के बजाय शांति का संदेश दिया। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कल की घटना को लेकर करीब 700 लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। जेपीएससी, जेएससीसी की मांग को लेकर छात्रों ने सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की है। शांति मार्च को देखते हुए चिन्हित मार्गों पर पुलिस भी अलर्ट नजर आई। ऐसी सूचना आ रही है कि हम लोग 700 के ऊपर एफआईआर हुआ। आप चिन्हित करके एफआईआर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी छात्र को इसमें नाम नहीं आना चाहिए जो प्योर छात्र हैं। जो जेएमएम के गुंडे आए थे, जो लाठी लेकर के घूमे, आप सबको पहचान करके एफआईआर कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र हैं उनका नाम नहीं आना चाहिए। गुलाब फूल देकर हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि छात्र जो है कभी भी उग्र होना नहीं चाहते हैं, और पेन देकर के ये संदेश देना चाह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि ये छात्र नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखाना चाह रहे हैं कि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और स्पष्ट यहाँ का जो हमारा आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ मौन का है। रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देर रात छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद से पुलिस ने पूछताछ की और आज एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। मामला सेम्फर्ड हॉस्पिटल से हुए तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की खबर के बाद थाने में बीजेपी नेताओं का भी जमावड़ा हुआ और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने अमीषा को छोड़ दिया। वहीं छात्र पुलिस विवाद को लेकर रांची में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की एक कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ होगी।
क्योंकि कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, या रांची हो, या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। और बड़ी खबर रांची से है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन किया गया है। रांची में सीयूजे के गेट पर छात्र बैठ गए हैं। मेस फीस में इजाफा का विरोध किया जा रहा है। मेस खाने के क्वालिटी पर भी सवाल उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में सीयूजे के गेट पर छात्र बैठ गए हैं, मेस फीस में इजाफा का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों में मेस खाने की क्वालिटी को लेकर के भी आक्रोश है। हमारे साथ गौरव झा जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत आपके पास? छात्रों में किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ये छात्र? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि छात्रों के कुल 5 मांगे हैं। उन 5 मांगों को लेकर इन्होंने आज सीयूजी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है और सभी मांगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से के मेस से जुड़ा हुआ है। छात्रों का कहना है कि मेस में साफ सफाई की व्यवस्था, मेस के फी में बढ़ोतरी किया गया है, इसके साथ साथ मेस में सही जो है वो सेफ नहीं है, इसे लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी की गई है ये सही नहीं है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है और इस वजह से आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हैं। इससे पूर्व में भी आपने देखा था कि कई दफा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेस के मसले को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था। आज एक बार फिर से विश्वविद्यालय के छात्र गेट पर हैं। अब देखना होगा कि प्रबंधन किस तरीके से सुनती है और आगे क्या कुछ होता है। क्या प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कोई इस धरना प्रदर्शन के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, अब तक प्रबंधन की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन है, निश्चित रूप से ये एक संवैधानिक आंदोलन के तहत इस आंदोलन को करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेस की समस्या को लेकर हमने कई दफा जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उनके पास शिकायतें भी की है, लेकिन अब तक कोई बातें उनकी सुनी नहीं गई, जिसके बाद ये आंदोलन को विवश है और ये आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद डिमना डैम का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर 530.1 फीट तक पहुंचने के बाद एहतियातन डिमना डैम का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। गेट खुलते ही यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया और इस पल को देखने के लिए आसपास के लोगों के साथ दूर दराज से पर्यटकों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पानी के तेज बहाव का आनंद लेते और मोबाइल में तस्वीरें और रील बनाते नजर आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर व्यू इधर रहेगा। जीजा बोले ना कि यह फाटक खोलने वाला है तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ देखने के लिए और सच में बोल रहे बहुत मजा आ रहा है यहाँ देख कर। और ऐसे व्यू देखने के लिए हमको फर्स्ट टाइम मिला है और मेरा शादी होके 5 साल हो गया। ऐसे दृश्य कभी देखे नहीं। डिमना लेक आते हैं हमेशा, बस घूमने के लिए आते हैं। आज जो ये पानी खुला है ये देख के हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खींचे, फोटो खींचे, मजा भी आ रहा है बहुत। हम आए हैं, दीदी आए हैं और भैया आए हैं और मेरा सिस्टर। कोल्हान में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसके बाद उड़ीसा के बलबील डैम हो या सरायकेला के चांडिल डैम का फाटक खोला गया था। हालांकि उसके बाद जमशेदपुर स्थित जो डिमना लेक की फाटक है वो आज खोली गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हालांकि अभी इसका एक फाटक खोला गया है और इस फाटक के खुलते ही इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़कर आ गई है। हालांकि लगातार जिस तरह जमशेदपुर शहर के आसपास इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो है वो डिमना लेक का पानी जो है 5.2 होना था उससे ऊपर हो गया है, जिसके बाद पहला फाटक जो है वो खोला गया है और इस फाटक के खुलते ही कहीं ना कहीं डिमना लेक की खूबसूरती और बढ़ गई है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि डिमना लेक का फाटक खुला है, उसके बाद जमशेदपुर की बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, अपने मोबाइल में फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर शहर का ये सबसे बीचों बीच शहर के में ये डिमना लेक है। यहाँ ही से पूरे जमशेदपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है और इस डिमना लेक को देखने के लिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, दूर अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। और ये अगले साल, जो पिछले साल जो है कई बार इसके फाटक खोले गए थे, मगर इस बार डैम में पानी कम होने के चलते फाटक नहीं खोला जा रहा था, मगर अब इस बार जो है पानी अच्छा हुआ है नदी में और इसके चलते इसके जो डैम है इसमें भी पानी भरपूर हो चुका है और आज पहला फाटक जो है वो खोला गया है। हालांकि फाटक खुलने के बाद दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस खूबसूरत तस्वीर को अपने परिवार के साथ मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हजारीबाग में आरओ वाटर प्लांट संचालकों के लिए नगर निगम ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब शहर में चल रहे सभी आरओ वाटर प्लांट का नगर निगम से रजिस्ट्री लेना अनिवार्य होगा। निगम ने इसके लिए 31 अगस्त 2026 तक की डेडलाइन तय की है। तय समय पर पंजीकरण नहीं कराने वाले संचालक जो है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।